सो नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट व्हाट आई कंसिडर, उसको अब मैं अगर समझाने जाऊं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन तुम लोग ने सुना है, समझा है, बट म्यूटेशन में एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, व्हाट इज एग्जैक्टली म्यूटेशन। तो सेम प्रोसीजर, सेम स्टोरी। मेरे पास एक mRNA है, एक mRNA है जिसके ऊपर कोड है ट्रिपलेट AUG GUG UAC, ऐसा कोड आया है। और तीनों किसका कोड है? अमाइनो एसिड बनाने का। ये लोग अमाइनो एसिड बनाएंगे और इसके ऊपर क्या कॉपी होगा? इसके ऊपर अमाइनो एसिड्स बनेंगे। समझो ये अमाइनो एसिड बन रहा है इसके ऊपर। अब क्या होता है कि कभी कभी ये कोड कॉपी नहीं होता है, कोड जो है वो स्किप हो जाता है कॉपी होने से। ये कहां से कॉपी हुआ है? डीएनए से। और इसका बरोबर से कॉपिंग नहीं होगा। समझो एक अमाइनो एसिड कॉपी नहीं हो पाया डीएनए से, नीचे डीएनए है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? डीएनए। तो डीएनए पे क्या रहा होगा? जो आरएनए पे एयूजी है, तो डीएनए पे ए के सामने टी रहा होगा, यू के सामने ए रहा होगा, जी के सामने सी। यानी मेरे डीएनए पे कोड क्या था? टीएसी। तो एमआरएनए पे क्या आया? एयूजी। तो अमाइनो एसिड्स में क्या आएगा? वापस से टीएसी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पे क्या रहा होगा? अगर यहां पे मैं बोल रहा हूं GUG है, दैट इज mRNA पे, तो हमारे डीएनए पे क्या रहा होगा? तो डीएनए पे क्या रहा होगा? दैट इज CTC। और UAC अगर mRNA पे है तो डीएनए पे क्या रहा होगा? ATG। तो ये मेरा डीएनए का सीक्वेंस है जिसके ऊपर क्या बन गया? mRNA। तो ये प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस हो गया मेरा ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जैसा mRNA बना है वैसा ही अमाइनो एसिड बनेगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? दिस इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो ये दो प्रोसीजर मेरा हो गया। कभी कभी क्या होता है, बिकॉज हर एक सेल में इतना फटाफट एक्टिविटीज हो रहा है कि ये मैसेज पूरा यहां पे कॉपी होने के बदले एक मैसेज कॉपी नहीं हुआ, एक मैसेज कॉपी नहीं हुआ। यानी जो अमाइनो एसिड रहेगा वो क्या फॉर्म में रहेगा? उसमें ATG, यानी मिडिल सीक्वेंस क्या है? मिसिंग है। तो अगर ये सीक्वेंस अगर mRNA ही कॉपी करके राइबोसोम तक नहीं गया तो अमाइनो एसिड भी वैसा नहीं आएगा, यानी सेल में कुछ गड़बड़ हो गया। तो वो जो कॉपिंग का गड़बड़ हुआ वो अब हर सेल में होगा, क्योंकि दैट प्रोसीजर इज कंटिन्यूड इन एवरी सेल। तो ऐसे प्रोसीजर को जहां पे कोड कॉपी नहीं होता है, या कभी कभी क्या हो सकता है डबल बार कॉपी हो जाए, मतलब CTC के बाद वापस एक CTC आ जाए। तो कॉपिंग में जब प्रॉब्लम हो जाता है, when the copying gets disrupted, that procedure is called as mutation। और इस म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बड़ी बीमारी। The child can be dead। There are many diseases like which is given in your textbook, it is sickle cell anemia। वापस से सब मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। सिकल सेल अनीमिया है, ये किसके वजह से हुआ है? इसी प्रोसीजर में गड़बड़ था, यानी कि डीएनए के ऊपर बरोबर से mRNA बना नहीं और उसकी वजह से बरोबर वाला अमाइनो एसिड बना नहीं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। अगर तुम लोग मुझे पूछोगे साइंटिफिकली क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं बोल दूंगा कि मिथियोनिन के जगह पे वैलिन बन गया था, यानी अमाइनो एसिड दूसरा आ गया। मिथियोनिन ये वाला कोड था, ये कोड ना कॉपी हो गया, कुछ उल्टा ही कॉपी हो गया, तो यानी अमाइनो एसिड क्या हो गया? गलत हो गया। तो आरबीसी के साथ क्या होगा सोचो? तो आरबीसी जो है वो सिकल सेल हो जाएगा। यानी नॉर्मली आरबीसी कैसा होता है? इट इज बाइकॉन्केव शेप लाइक दिस। पर अगर ये बीमारी हो गई तो आरबीसी का शेप जो है इट विल बी सिकल लाइक दिस वे।
तो ये नॉर्मल आरबीसी है जो हमारे अंदर होता है, और ये उसके अंदर होता है जिसको ये बीमारी हुई है। बीमारी से प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, यानी उसको सफोकेशन होगा, उसको हाई बीपी हो सकता है, उसको ब्रीथलेसनेस हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। और गलती कहां पे हुआ? एक छोटी सी गलती कि एमआरएनए बरोबर कॉपी नहीं कर पाया, तो अमाइनो एसिड बरोबर नहीं बना, तो कोई भी सेल में बरोबर अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिकल सेल अनीमिया। लेट मी रिमाइंड यू, अनीमिया मींस लेस काउंट ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो घर पे बोलते हैं पालक खाओ, खून बढ़ाओ, बिकॉज इट हैज गॉट आयरन। तो इस तरीके से प्रॉब्लम क्या हुआ सिकल सेल एनीमिया में कि मिथियोनिन का कोड कॉपी नहीं हुआ, उसके जगह पे वैलिन का कोड कॉपी हुआ। मतलब क्या हो गया कि मेरे आगे वाला बी सेट का क्वेश्चन पेपर लिख रहा है एग्जाम में, और मुझे सी सेट मिला है, तो मैंने सेट कंपेयर ही नहीं किया, मैंने उसका पेपर कॉपी कर लिया, मतलब मैं फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मेरे पास सी सेट है और मैं बी सेट का आंसर लिख के आया, तो मैं तो फेल हो गया। सो सिमिलरली इट वांटेड टू फॉर्म मिथियोनिन बट रॉन्ग कॉपी किया, यानी कि वैलिन बना दिया, सो फेल। सो डिसीज इज सिकल सेल अनीमिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। ओके, हेरिडिटी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग याद करो, मैंने पहले बोला था कि सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट है ये चैप्टर का। डिफिकल्ट लगा क्या? नहीं, इनफैक्ट आई कैन से इट वाज वर्थ अंडरस्टैंडिंग। कुछ ऐसा पार्ट था जो तुम लोग के अंदर हो रहा है, इनफैक्ट इट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड यू ऑल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। अब तुम लोग को पता चल गया है कि हमारे अंदर प्रोटीन्स कैसे फॉर्म होते हैं। प्रोटीन्स यानी कि हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, केराटिन, वैलिन, ओसिन, अलग अलग सारे प्रोटीन्स आते हैं। तुम लोग ने केराटिन सुना रहेगा विच इज गुड फॉर हेयर, दैट इज ऑल्सो फॉर्म बाय दिस प्रोसेस। सो पूरा बॉडी जो है कौन बना रहा है? डीएनए, और यही डीएनए मेरे पेरेंट्स के अंदर है। सो दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग लाइक माय पेरेंट्स, बिकॉज एंटायर बॉडी इज फॉर्म बाय डीएनए एंड दैट डीएनए इज ऑफ पेरेंट्स। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप हेरिडिटी इज क्लियर विद एवरीवन। इन केस इफ यू ऑल हैव एनी डाउट तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट। अब अगर मैंने हेरिडिटी को सबसे ट्रिकीएस्ट पार्ट बोला तो इसको मैं सबसे इजीएस्ट पार्ट बोल देता हूं। मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी कि एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए। कुछ लोग तो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिटरली जोक मारा है। जैसे सिंपली मैं तुम लोग को बता दूं, इसी में एक एनाटॉमिकल एविडेंस करके है। तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि कुत्ते को ऊपर 2 आंख होता है, बीच में नाक होता है, नीचे मुंह होता है। ह्यूमंस को भी है 2 आंख, बीच में नाक, मुंह, तो मतलब हम सबके एंसेस्टर सेम है, हमारे पूर्वज सेम है। सो वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा बोल दिया। तो ये तो मजाक की बात है। कुत्ता मेरा भाई, बिल्ली मेरी बहन, शेर मेरा मामा, हाथी मेरा चाचा। बट देन अगर उसको हम साइंटिफिकली समझेंगे ना तो दे हैव अ वैलिड रीजन। टाइम पास नहीं कर रहे वो लोग। ऐसे तो हम लोग गाली देते, कुत्ता तेरा बाप, बिल्ली तेरी मौसी, बट वो फैक्ट है, वैसा तो है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस एवोल्यूशन। सो आई कैन से ये मैंने हिस्ट्री घुसाया साइंस के अंदर। ह्यूमन का हिस्ट्री समझना है, कहां से आया, कैसे आया, कहां जा रहा है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे फ्रॉम एप लाइक ह्यूमंस, बंदरों जैसे थे। आज हम लोग ऐसे ऐसे होके ऐसे खड़े हैं, टोटली ह्यूमंस। अब आगे कहां जा रहे हैं? कोरोना के पास। सो दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। दैट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। वेरी इजी थिंग। अब एवोल्यूशन जो है, पहले तो एवोल्यूशन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन। तो जहां पे एवोल्यूशन का कोई डेफिनेशन पूछा, सीधा लिख दो कि एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, बहुत धीरे हो रहा है जो। ग्रेजुअल मीन्स विच इज वेरी स्लो। सो समथिंग, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट शुड कम इन द डेफिनेशन। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, बहुत स्लो होता है। सिंपल एग्जांपल दूं तो वी हैड टेल, हमारे पास पूंछ हुआ करता था।
जो धीरे धीरे अब डीजनरेट हो गया, अब हमारे पास पूंछ नहीं है। इट वॉज लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे पास टेल हुआ करता था, नाउ वी डोंट हैव अ टेल। एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू गेट दैट टेल डीजनरेटेड, कैन यू ऑल गेस? तो एक अकेला पूंछ को, टेल को गायब होने के लिए इट टुक 4 करोड़ ईयर्स, बुक में लिखा हुआ है। तो 4 करोड़ साल हुआ जिसके बाद मेरा टेल डीजनरेट हुआ, यानी दिस इज वेरी ग्रेजुअल, वेरी स्लो प्रोसेस। इसके साथ में क्या बोलेंगे? दिस इज अ ग्रेजुअल बट दिस इज अ परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज। यानी अब तुम लोग बोलोगे सर अगर हम चाहे तो आपको से मुझे पूछ आ सकता है क्या? नो, वी हैव ओवरकम दिस पार्ट। मूव ऑन बोलते हैं ना, लेट्स मूव ऑन, तो हम लोग मूव ऑन हो चुके हैं। नाउ वी कैन नॉट गेट द टेल, सो इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, इट इज अ परमानेंट चेंज विच occurs over a long period of time। तो ये एवोल्यूशन सिंपल सा बात है। एंड द चेंज इज सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बस यही है हमारा एवोल्यूशन, बहुत सिंपल है। सो 3 पॉइंट मुझे क्या देखना है? एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज विच इज ऑल्सो अ परमानेंट चेंज एंड द चेंज इज सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पैराग्राफ एवोल्यूशन का दिया है, दैट एंटायरली इज द डेफिनेशन। तो अभी तुम लोग उसको याद कर लो, उसके बाद फिर हम लोग उसका स्टोरी अगर समझेंगे। आई थिंक ये साल वो सिलेबस से कट कर दिया, 25% रिडक्शन हुआ है, बट इट इज अ स्टोरी। कट करने का मतलब क्या? कुछ भी कट करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे अर्थ पे लाइफ आया, कैसे हम लोग आए, तो उसने वही पार्ट कट कर दिया बोर्ड्स ने। बट आई विल गिव यू अ सिंपल समरी, सिंपल स्टोरी बताऊंगा। सो अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, इतना पहले अर्थ पे लाइफ नहीं था। देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ एंड द अर्थ वाज एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर। इट वाज टोटली सराउंडेड बाय वाटर, देयर वाज नो लैंड ऑन अर्थ। And when there is no land, there can be no life, no oxygen, no atmosphere, nothing. But now, slowly over the time, पानी पीछे हटते गया. So some amount of land was exposed. तो जैसे पानी पीछे हटा, land exposed हुआ. So now we have water, we have land, and we have atmosphere. यानी कि oxygen, nitrogen, carbon dioxide. So now scene is getting created according to us. तो फर्स्ट लाइफ जो फॉर्म हुआ था वो कहां पे फॉर्म हो रहेगा? वाटर में। सो द फर्स्ट लाइफ विच वुड हैव बीन फॉर्म्ड वाज फॉर्म्ड इन वाटर। उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो एवोल्यूशन का जो सेकंड पैराग्राफ है टेक्स्ट बुक में, उसको रीड करो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट आफ्टर रीडिंग इट कि ये एवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट। फिर हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो वी हैव डिफरेंट एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो अलग अलग एविडेंसेस क्या है? बहुत सिंपल है। तो कैन यू नेम सम एविडेंसेस? तो पहले जो एविडेंस दिया है, एविडेंस यानी कि क्या है? प्रूफ है। क्या चीज का एविडेंस हम देने का ट्राई कर रहे हैं? दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स। और कुत्ता तेरी डैडी, बिल्ली तेरी मौसी, that we have to prove. What I want to say that we all are ancestrally common, means all the animals had common ancestor once, all the plants had common ancestor once. तो पहला वाला क्या हो जाएगा एविडेंस? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। सेकेंड दैट वी हैव इज एनाटॉमिकल एविडेंस। Third that we have morphological, anatomical. Third that I can say is the vestigial organ. उसके बाद एक और है which is called as paleontological evidence. Paleontological evidence. So these are the various evidences जिसके बारे में हमको समझना है, हमको पढ़ना है। और ये evidences बात करते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि we all animals have are derived from common ancestors। हम सारे एनिमल्स
एक ही ओरिजिन से निकले। मैं क्यों ऐसा बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर पहला जो लाइफ है प्रोटोप्लाज्म दैट वाज फॉर्म्ड इनटू ओशन, इसका मतलब आज जितने भी लाइफ है सब उसी से बने रहेंगे, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट लाइफ। लेट मी गिव यू एन अम्यूजिंग फैक्ट, आई विल टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज साइंस, दिस विल टेल दैट वी ऑल आर कॉमनली रिलेटेड। रिलीजन क्या बोलते हैं, सो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट टॉक्स। क्रिश्चियंस होते हैं, सो क्रिश्चियंस अकॉर्डिंग टू कैथलिक्स, the first person on the earth was Adam and Eve. So Adam or Eve were the first person on the earth and they created entire earth. उन्हीं के populations हम लोग हैं, हम लोग उन्हीं से related है। And हिंदू रिलीजन क्या बोलता है, सो हिंदू रिलीजन, हिंदू बोलता है कि द फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ, मेल का नाम था मनु, सो मेल का नाम था मनु, तमुवेट्स मनु वाला है ना, वैसा मनु। एंड फीमेल का नाम वाज अनसुईया, सो द मेल इज मनु एंड द फीमेल इज अनसुईया एंड दे वर ड्रॉप्ड ऑन अर्थ बाय गॉड ब्रह्मा। हर रिलीजन का अपना अपना मानना है, पर कोई कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि इतने पहले तो कोई था भी नहीं, स्टडीज भी नहीं था, बुक्स भी नहीं था, कैमरा भी नहीं था, एविडेंस तो बहुत दूर की बात। तो जिसको जो मन में आया बोल सकता है। तुम लोग भी अपना एक थियरी बनाओ, यूट्यूब पे डाल दो, बहुत सारे फॉलोअर्स, लाइक्स मिल जाएंगे, हो सकता है फ्यूचर साइंटिस्ट बन जाओ, क्योंकि किसको क्या पता क्या हुआ था। तुम लोग बोल देना कि सबसे पहले मैं ही आया था इस अर्थ के ऊपर, और मैंने ही, मेरे सारे बच्चे हो तुम लोग सब। अपने प्रोफेसर को भी बोल देना कि तू तेरे बाप से बात कर रहे है। Some kind of like that you all can do a time pass. So what I want to say, Hindu मनु एंड अनसुईया had come। अब देखो क्या है, इसी मनु और अनसुईया को हम ऐड करेंगे तो मनुष्य बन रहा है, करेक्ट और नॉट। आजकल वेडिंग्स में हो रहा है, दो नाम को जोड़ के कुछ बना दे रहे हैं। सो मनु एंड अनसुईया, मनुष्य। There are the various theories, but हम साइंस में है, so we skip this part and we follow morphological, anatomical, vestigial, paleontological। ये सारे एविडेंसेस को हमको पढ़ना है। The first evidence is the morphological evidence. So morphological evidence that we all have been derived from a common ancestor। तो मैं वो वर्ड लिख देता हूँ पहले, जो हर एक आंसर के लास्ट में आना चाहिए। एविडेंस क्या चीज का दे रहे हैं, दैट वी ऑल आर फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। सो व्हाट इज दिस एविडेंस अबाउट, ऑल द एनिमल्स, ऑल द और प्लांट्स हैव originated, they have originated from common ancestor। so plants अपने ancestor से निकले हैं, animals अपने ancestor से। यानी बोलना क्या है, all the animals and plants have, again you cannot write it affirmation, you have to write it might have। क्यों ऐसा मैंने intentionally लिखा ताकि तुम लोग ये गलत ना करो। तो क्या है, all the animals or plants might have originated from the common ancestor। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझा। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, अब देखो मैं पहले एनिमल्स की बात करूंगा और फिर मैं प्लांट्स की बात करूंगा। एम्बुलेंस का आवाज आ रहा है, कोरोना पेशेंट जा रहा होगा, घर पे रहो, जिंदा रहो। सो वी हैव दिस एनिमल एंड द प्लांट्स। तो एनिमल का 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दे रहा हूं। सो फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ आई, पोजीशन ऑफ आई। देन सेकेंड इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल यानी कि नोज, एंड स्ट्रक्चर of mouth। fourth is
ear pinna, and fifth is thickly distributed hairs. So these 5 points is given in your textbook and we have to mention this. तो ऐसे लाइन से याद कर लेना. तो कैसा है 1 2 3 4 ऐसे याद रखो. So what it is 1 2 3 4 यानी कि 1 will be eyes, 2 will be nose, 3 is mouth, 4th is ear pinna and 5th is body hairs. ठीक है, body hairs. So we have 5 things total. सारे मेरे फेस पे ही प्रेजेंट है. यानी कि जो मैं एनिमल का मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस दे रहा हूं दैट इज बेस्ड ऑन फेस. तो क्या है वो पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, ईयर पिना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी. सो ऑल दिस इज प्रेजेंट ऑन ऑल ऑर्गेनिजम्स. यानी सबके पास 2 आंख है एंड बिलो दैट इज द नॉस्ट्रिल एंड बिलो दैट इज द माउथ एंड दे ऑल हैव हेयर ऑन द फेस. So this I have to write it like this. Animals, they show similarity in the position of the eyes, structure of the nostril, structure of the mouth, ear pinnae and thickly distributed hairs. So because of which we can say that all the animals and plant might have originated from common ancestor. Done. Plants का क्या बोला है? So plant का उसने बोला है leaf petiole. लीफ पेटियोल. अब तुम लोग बोलोगे सर इतना इंग्लिश मुझे नहीं आता है. सो मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं, पेटियोल समझ जाएगा. सो वी हैव लीफ पेटियोल, वी हैव लीफ वेनेशंस. सर एक और इंग्लिश लिख दिया, मुझे ये भी नहीं आता है. एंड फाइनली वी हैव लीफ शेप. तो ये जो तीनों है मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, सो आई हैव गॉट दिस स्टेम. एक स्टेम है मेरे पास और वो स्टेम के ऊपर मैंने एक लीफ रखा है. सो वी सी मेजॉरिटी ऑफ लीफ लुक्स लाइक दिस, करेक्ट, टेपरिंग एट वन एंड एंड ब्रॉडनिंग एट अदर एंड. सो दैट इज व्हाई द लीफ शेप ऑफ ऑल द प्लांट्स आर सेम. अदर देन दैट लीफ वेनेशंस. वेनेशंस यानी कि वेन्स. तो वेन्स कैसे हम बनाते हैं? एक ऐसे बीच में वेन्स बनाएंगे एंड देन वी ड्रॉ लाइक दिस. और ये मीन मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट इट इज सेम. सो व्हाट आई से, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट लीफ वेनेशन, लीफ शेप इज सेम. और पेटियोल क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो डंडी है ना जो स्टेम को लीफ से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज पेटियोल. सो वी नेवर सी दैट द लीफ इज डायरेक्टली अटैच्ड. ऐसा नहीं देखा हमने. ऑलवेज देयर इज अ पेटियोल बिटवीन द स्टेम एंड द लीव्स. तो दैट इज लीफ पेटियोल वेनेशन शेप, सेम रहता है. तो फाइनली आंसर कैसे जाएगा? द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट ऑल द एनिमल्स, द पोजीशन ऑफ देयर आई, स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल, स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ, द ईयर पिना एंड thickly distributed hairs are same. So that is why in all the plants also the leaf petiole type of leaf venation and the shape of the leaf almost resembles similar. So that is why we can suggest that all the animals or plants might have originated from common ancestor. 2 mark का आंसर हो गया. Clear about this entire? Okay. So we are done with this part.